अगर 2025 के बोर्ड एग्जाम में 400 से ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हो तो आप सभी क्लास में बने रहिएगा। अगर 400 से कम अंक लाना है तो आप सभी क्लास को छोड़ के बेझिझक जा सकते हो। सभी काम काज को छोड़ करके आप सभी क्लास को एक बार मात्र देख लीजिए। हाँ, एक बार मात्र आप सभी क्लास को एंड तक देख लीजिए। आप सभी को पता चल जाएगा कि हम सभी का 400 मार्क्स कैसे आ सकता है, इसका क्या टिप्स एंड ट्रिक है। ठीक है, सो हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से आप सभी पढ़ाई कर रहे होंगे, यानी कि आप सभी अच्छे से 2025 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। सबसे पहले आप सभी एक बात जान लीजिए, हम सभी आज की वीडियो में क्या पढ़ाई करने वाले हैं, फिर उसके बाद हम सभी जानेंगे कि हम सभी का 400 मार्क्स कैसे आएगा। ठीक है, देखो हम सभी आज के वीडियो में 12th क्लास हिंदी का ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे जो इतना ज्यादा खास क्वेश्चन है, इतना ज्यादा खास क्वेश्चन है कि 100% आप सभी को 2025 के बिहार बोर्ड एग्जाम में, यानी कि बोर्ड एग्जाम में यही सब क्वेश्चन पूछेगा। 100% यही सब क्वेश्चन पूछेगा आप सभी को 2025 के बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन बहुत ही खास क्वेश्चन है। आप सभी एक बार अच्छे से क्वेश्चन को देख लो। मैं आप सभी को यकीन दिलाता हूं, आप सभी को क्लास में ही, यानी कि वीडियो में ही क्वेश्चन को याद करवा दूंगा। तो प्यारे बच्चों, मैं उतना बातें नहीं बोलूंगा, आप सभी 12th क्लास के बच्चे हो, आप सभी समझ गए होंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात और जान लीजिए, मैं हूं आपका अपना प्रीतम सर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिहार एग्जाम मार्क्स। अगर आप सभी 12th क्लास की तैयारी बेहतरीन तरीके से करना चाहते हो तो अपने भाइयों एवं बहनों को बेहतरीन तरीके से 12th क्लास की तैयारी करवाना चाहते हो तो आप सभी चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, हम सभी क्लास को स्टार्ट करें। तो आइए हम सभी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, कि आप सभी तैयार हो क्लास करने के लिए, आप सभी अपना राय नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिएगा क्वेश्चन क्या। सबसे पहला बहुत ही खास क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन बहुत ही खास क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आप सभी से एक बात शेयर करना चाहता हूं। ये 15 अगस्त को, यानी कि 15 अगस्त नहीं, 15 सितंबर को, हाँ ठीक है, 15 सितंबर को क्या कोई खतरनाक अनहोनी होने वाला है हमारे पूरे पृथ्वी पर। क्या आप सभी को मालूम है, उल्का पिंड नाम से कोई एक चीज है जो हमारे पृथ्वी पर, मतलब पृथ्वी के बगल से होकर गुजरेंगे, ऐसा अभी अनुभव नहीं हुआ है। ठीक है, मैंने न्यूज में देखा था। ठीक है, मैंने न्यूज में देखा था एक पृथ्वी पर 15 दिसंबर को कोई खतरनाक मतलब अनहोनी होने वाला है। ठीक है, वैसे मुझको लगता है ये अनहोनी नहीं होगा। ठीक है, अगर हो गया तो बहुत बड़ा गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, खैर ये सब बातें छोड़ो, आप सभी न्यूज में जाकर के देख लेना। ठीक है, ब्रेकिंग न्यूज में जाकर के देख सकते हो। ठीक है, बहुत ही खास मतलब बहुत ही समझने वाली चीज है, आप सभी जाकर के देख सकते हो। वहां पर आप सभी को ज्योग्राफी से रिलेटेड बातें पता चल जाएंगे। ठीक है, फिलहाल हम सभी आज के वीडियो में हिंदी का क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, आप सभी ध्यान से देख लीजिएगा क्वेश्चन को और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन है देखिएगा, तुलसीदास का अस्थायी निवास कहाँ था। एक बात आप सभी और जान लो, आप सभी को 100%, ठीक है 100% 2025 के बिहार बोर्ड एग्जाम में हिंदी सब्जेक्ट से यही सब क्वेश्चन पूछेगा 12th वालों का। ठीक है, वैसे तो हिंदी सब्जेक्ट सबका होता है, आप सभी को मालूम होगा। ठीक है, हिंदी सब्जेक्ट से आप सभी को यही सब क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान से देख लो। ठीक है, हम सभी आज के वीडियो में बहुत ही कम क्वेश्चन को कवर करेंगे, लेकिन वही क्वेश्चन को कवर करेंगे जिसपे हमको 90% शक है, आप सभी को यह क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, इसलिए ध्यान से देखिएगा, हो सके तो आप सभी अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, और हाँ, इस तरह का वीडियो पाने के लिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। क्या बात है। ठीक है, चलिए एकदम बिहारी स्टाइल, एकदम टिप्स एंड ट्रिक से हम सभी पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा तुलसीदास का अस्थायी निवास कहाँ था, बताओ। तो एक मिनट, तुलसीदास का अस्थायी निवास कहाँ था। ठीक है, मतलब तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, तुलसीदास का जन्म कहाँ पर हुआ था, तुलसीदास बड़े का कहाँ पर हुए थे, तुलसीदास ने खाना पीना रहन सहन पढ़ाई लिखाई कहाँ पर किया था, उसी को बोला जाता है अस्थायी निवास। क्या आप सभी को समझ में आ गया, अस्थायी निवास। ठीक है, तुलसीदास का अस्थायी निवास कहाँ था। आप सभी अपना राय, यानी कि आप सभी अपना परफेक्ट आंसर, सही उत्तर कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं देख लूंगा। ठीक है, मैं सबका कमेंट पढ़ता हूं, ये बात आप सभी याद रखिएगा, मैं सबका कमेंट पढ़ता हूं। ठीक है, चलिए तुलसीदास का अस्थायी निवास कहाँ था, काशी में था। क्या आप सभी को याद हुआ तुलसीदास का। ठीक है, एक बात आप सभी और जान लो, जिस बच्चे को क्वेश्चन याद नहीं होता है, ठीक है, वो बच्चे वीडियो को दोबारा अप्लाई करके देख लीजिएगा। वैसे मैं आप सभी को 100% गारंटी देता हूं। ठीक है, जो बच्चे मन से पढ़ लिए, आप सभी को क्लास में, यानी कि वीडियो के लास्ट में आप सभी को सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा। ठीक है, और तब भी अगर जिनको याद नहीं होता है, आप सभी वीडियो को दोबारा अप्लाई करके देख लीजिएगा। ठीक है, तुलसीदास का स्थायी निवास कहाँ था, काशी में था। ठीक है, आप सभी अपने कॉपी में नोट भी कर लीजिए। ठीक है, तुलसीदास का स्थायी निवास काशी में था। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन क्या 2 नंबर में, एक मिनट, बालकृष्ण भट्ट की माता का क्या नाम था, बताओ। बहुत ही खास क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन बहुत ही खास क्वेश्चन है। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट की माता का क्या नाम था। ठीक है, पार्वती देवी, उषा देवी, रमानी देवी या फिर प्रभावती देवी, बताओ, कमेंट में लिख के बताओ। बालकृष्ण भट्ट के, ठीक है, बालकृष्ण भट्ट की माता का क्या नाम था, पार्वती देवी। ठीक है, ये तो 100% बच्चे को मालूम है, बालकृष्ण भट्ट की माता जी का नाम पार्वती देवी है। ठीक है, और आपसे अगर
आप सभी से मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप सभी ये बताओ बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का क्या नाम था। मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चे को मालूम है, ठीक है। आप सभी कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का क्या नाम है, ठीक है। आप सभी, मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चे को मालूम है, ठीक है। चलिए हम सभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप सभी ध्यान से देखिएगा कि आप सभी को 2 नंबर का क्वेश्चन याद हुआ, बालकृष्ण भट्ट की माता जी का नाम पार्वती देवी, ठीक है। देखिए एकदम ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन है 3 नंबर में, अधिनायक कैसी कविता है, ठीक बताओ। अधिनायक कैसी कविता है, गद्य कविता, व्यंग्य या फिर शोक गीत या फिर इनमें से कोई भी नहीं। बताओ इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है। अधिनायक कैसी कविता है, ठीक है। बहुत बच्चे को मालूम होगा और बहुत बच्चे को मालूम नहीं भी होगा, ठीक है। लेकिन मैं आप सभी को बताऊंगा कि अधिनायक कैसी कविता है। बताओ क्या होगा, बताओ। अधिनायक व्यंग्य कविता है, आप सभी को याद रखना है। अधिनायक जो पाठ है वो व्यंग्य कविता है, ठीक है। क्या आप सभी को याद हुआ अधिनायक कैसी कविता है, अधिनायक व्यंग्य कविता है, ठीक है। 100% यही सब क्वेश्चन पूछेगा यार, यही सब क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। देखो मैं उतना ज्यादा बातें नहीं बोलूंगा, ठीक है। जिसको क्लास करना है करो, जिसको क्लास छोड़ के जाना है चले जाओ, ठीक है। क्वेश्चन 4 नंबर में, बरेबे, ठीक है, बरबे है, ठीक है। बरबे रामायण किसकी रचना है, बताओ। बरबे रामायण किसकी रचना है, नंददास की, तुलसीदास की, नवादास या फिर सूरदास, ठीक है। कमेंट में बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। बरबे रामायण किसकी रचना है, क्या आप सभी को मालूम है बरबे रामायण किसकी रचना है, नहीं मालूम है, लेकिन मैं बताऊंगा, ठीक है। बहुत बच्चे को मालूम है और बहुत बच्चे को मालूम नहीं है, ठीक है। और जिस बच्चे को मालूम है आप सभी कमेंट में लिखते जाइएगा, ताकि जो बच्चे को मालूम नहीं है वो बच्चे कमेंट पढ़ के देख सके और समझ सके, ठीक है। बरबे रामायण किसकी रचना है, बताओ। 4 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, तुलसीदास का, ठीक है। बरबे रामायण किसकी रचना है, बरबे रामायण तुलसीदास जी की रचना है। क्या आप सभी को याद हुआ बरबे रामायण तुलसीदास जी की रचना है, ठीक है। मैंने थोड़ा सा फास्ट में बोला ना, यहां तक मैंने थोड़ा सा फास्ट बोला, ठीक है। लेकिन आप थोड़ा सा स्लो बोलूंगा, ठीक है। वैसे बोलोगे आप सभी सर इतना फास्ट क्यों बोल रहे हो, ठीक है। चलो बरबे रामायण किसकी रचना है, बरबे रामायण तुलसीदास की रचना है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन क्या है 5 नंबर में, ठीक है। क्वेश्चन है, काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास ने विद्या अध्ययन किए। क्या आप सभी को मालूम है काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास ने विद्या अध्ययन किए, ठीक है। आप सभी अपना राय, यानी कि आप सभी को मालूम है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है। वैसे मुझको मालूम है, बहुत बच्चे को मालूम होगा और बहुत बच्चे को मालूम नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास ने विद्या अध्ययन किए थे, आप सभी को याद रखना है 10 वर्ष तक, नहीं 15 वर्ष तक, याद रखिएगा, ठीक है। मैं आप देखो मैं थोड़ा सा मजाक भी करता हूँ और थोड़ा आप सभी को सजा भी देता हूँ, ठीक है। काशी में, ठीक है, काशी में 15 वर्ष तक रह करके, एक मिनट लिख देता हूँ यहाँ पर, 15 वर्ष तक रह करके तुलसीदास ने विद्या अध्ययन किए थे, ठीक है। यहाँ पर बैठ के पढ़ाई किए थे, ठीक है। देख लो यहाँ पर ऑप्शन में होगा 15 वर्ष, ठीक है, ठीक है। आप सभी को टिक मारना है, काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास ने विद्या अध्ययन किए, 15 वर्ष तक रह करके विद्या अध्ययन किए थे, ठीक है। आप सभी को याद हो गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन 6 नंबर में, सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है, बताओ। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन बात है, यहाँ पर आप सभी को समझने वाली बात क्या है, देखो सुनना आप सभी मेरी बातें। देखो सूरदास का जो जन्म हुआ था वो किसी को मालूम नहीं है। सूरदास का जन्म कंफर्म डेट किसी को मालूम नहीं है कि सूरदास का जन्म कब हुआ था, ठीक है। आप सभी हिंदी में देख लेना, आप सभी को पता चल जाएगा, ठीक है। हाँ, सूरदास का अनुमानित जन्म तिथि क्या है, मतलब सभी व्यक्ति अनुमान लगा के बोलते हैं सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है। और 1475 अनुमानित या फिर 1475, यहाँ देखो यहाँ पर डबल ऑप्शन हो गया है, 1475, 1478 या फिर 1418, बताओ क्या होगा, बताओ। सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है, बताओ। 6 का राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल आप सभी का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1478 को, ठीक है। आप सभी को याद रखना है सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि 1478 ईस्वी में है, ठीक है। यही सब क्वेश्चन पूछेगा यार, यही सब क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि 1478 ईस्वी को, ठीक है। आप सभी किताब को उल्टा कर देख लेना, आप सभी को पता चल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 8 नंबर में, अंडे के छिलके के रचनाकार का क्या नाम है, बताओ। अंडे के छिलके के रचनाकार का नाम क्या है, मोहनदास, नमोहर सिंह, मल्लिया या फिर ओम प्रकाश वाल्मीकि, ठीक है। क्या आप सभी को मालूम है अंडे के छिलके के रचनाकार का क्या नाम है, यानी कि अंडे के छिलके को किसने लिखा है, बताओ। 7 का राइट आंसर क्या हुआ, बिल्कुल परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मोहनदास, ठीक है। अंडे के छिलके के रचनाकार कौन है, मोहनदास है, ठीक है। 7 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, मोहनदास। क्या आप सभी को याद हुआ अंडे के छिलके के रचनाकार कौन है, मोहनदास, ठीक है। एकदम बिहारी स्टाइल, टिप्स एंड ट्रिक्स से एकदम इजी क्वेश्चन है, एकदम यही सब क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन 8 नंबर में, ज्ञानेंद्रपति के माता पिता का क्या नाम था, बताओ। ज्ञानेंद्रपति के माता पिता का क्या नाम था, सरला देवी एवं सरला देवी सबसे पहला ऑप्शन है। देखो आप सभी क्वेश्चन को ध्यान से नहीं देखते हो, ठीक है। देखो क्वेश्चन को जब तक आप सभी नहीं देखोगे अच्छे से, आप सभी को क्वेश्चन आंसर याद नहीं होगा, ठीक है। मैं लिख दे सकता हूं, आप सभी को आंसर याद नहीं होगा, आप सभी ध्यान से देख लो। देखो कोई भी टीचर आप सभी को सिर्फ समझा सकते हैं और पढ़ा सकते हैं, लेकिन समझना आपको है और बिहार बोर्ड के फाइनल एग्जाम में लिखना आपको है, आगे आप सभी की मर्जी, ठीक है। ज्ञानेंद्रपति के माता पिता का क्या नाम था, सरला देवी एवं देवेंद्र प्रसाद चौबे सबसे पहला ऑप्शन है, और दूसरा ऑप्शन है निर्मला देवी एवं परमानंद वाजपेयी, और तीसरा ऑप्शन है रीमा देवी, ठीक है, रीमा देवी एवं राणा सिंह, चौथा ऑप्शन है कलावती एवं हरदेव सहाय। क्या आप सभी को मालूम है ज्ञानेंद्रपति के माता पिता क्या नाम है, जी आप सभी का बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए होगा, सरला देवी एवं देवेंद्र प्रसाद चौबे, ठीक है।
बिल्कुल आप सभी का सही उत्तर है। ज्ञानेंद्र पति के माता पिताजी का नाम सरला देवी एवं देवेंद्र प्रसाद चौबे। ठीक है, क्वेश्चन है नेक्स्ट है 9 नंबर में, ध्यान से देख लीजिएगा। क्वेश्चन है निम्न में रघुवीर साहई के पिताजी क्या थे। ठीक है, रघुवीर साहई के पिताजी क्या थे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल तौर पर ले लो, मेरे पिताजी किसान है और किसी के पिताजी कोई ठेकेदार लेते, ठेकेदार है, किसी का डॉक्टर है, किसी का वकील है, किसी का नेता है, तो किसी का चोर है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, निम्न में रघुवीर साहई के पिताजी क्या थे, बताओ रघुवीर साहई के पिताजी क्या थे। सबसे पहले देखो वहां पर दिख रहा होगा आप सभी को वकील, और दूसरा ऑप्शन है शिक्षक, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर, चौथा ऑप्शन है गांव का मुखिया। ठीक है, रघुवीर साहई के पिताजी क्या थे, क्या आप सभी को मालूम है रघुवीर साहई के पिताजी क्या थे। 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, शिक्षक होगा। ठीक है, रघुवीर साहई के पिताजी क्या थे, रघुवीर साहई के पिताजी एक प्रकार के शिक्षक थे। जैसे मैं आप सभी का शिक्षक हूँ, टीचर हूँ, ठीक उसी तरह रघुवीर साहई के पिताजी भी एक शिक्षक थे। ठीक है, वो भी कौन, हिंदी का था, बहुत ही खास बात है ये बात। ठीक है, क्वेश्चन 10 नंबर में जूठन शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है, बताओ 12th क्लास के हिंदी में जो जूठन शीर्षक पाठ है वो हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है। शब्द चित्र है, रेखा चित्र, या फिर निबंध, या फिर आत्मकथा। क्या आप सभी को मालूम है जूठन शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है। 10 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, आत्मकथा। ठीक है, आप सभी को याद रखना है जूठन शीर्षक पाठ जो 12th क्लास के हिंदी में वो आत्मकथा है। ठीक है, आप सभी को याद हो गया होगा। ठीक है, आप सभी 1 मिनट रुकिएगा, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। ठीक है, 2 सेकंड आप सभी वेट कीजिएगा, 1 मिनट, तब तक आप सभी 11 नंबर का क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए। चलिए, ज्यादा पानी नहीं पीऊंगा, थोड़ा सा बोलने में दिक्कत होगा। ठीक है, क्वेश्चन है 11 नंबर में, 1 मिनट में थोड़ा सा मुंह पूछ लेता हूं। क्वेश्चन है कुरमाई का क्या अर्थ होता है, बताओ। बहुत बच्चे को मालूम होगा, वही किसमें उसने कहा था मैं कुरमाई का क्या अर्थ होता है। ठीक है, विवाह, मंगनी, तिलक या फिर गाना। ठीक है, वही आप सभी को मालूम है लहना सिंह जब अपने मामा अतर सिंह के यहाँ अमृतसर की गुरु बाजार में घूमने के लिए जाते हैं, तो वहां पर लाना सिंह को एक दुकान में मतलब सौदा खरीद रहे होते हैं। ठीक है, वहां पर लाना सिंह को एक लड़की से मुलाकात होती है। ठीक है, दोनों लड़का लड़की सामान खरीद देते, सौदा खरीद देते हैं। ठीक है, दोनों को मुलाकात होती है और लाना सिंह उस लड़की से पूछती है क्या तेरी कुरमाई हो चुकी है। लड़की जो धत करके चली जाती है। ठीक है, मैंने सब्जेक्टिव क्वेश्चन में बेहतरीन तरीके से बता दिया है। ठीक है, मैंने सब्जेक्टिव क्वेश्चन में बेहतरीन तरीके से बता दिया है। अगर आप सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन वाले वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर के देख लेना, मैं वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, यहां तक तो कर ही सकता हूं। ठीक है, कुरमाई का अर्थ होता है मंगनी। आप सभी को याद रखना है कुरमाई का क्या अर्थ होता है, कुरमाई का अर्थ होता है मंगनी। ठीक है, यानी कि 10 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है नेक्स्ट है 12 नंबर में, निम्न में लोकनायक किसे कहा जाता है। ठीक है, ये तो 101% बच्चे को मालूम है, निम्न में लोकनायक जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, लोकनायक किसे कहा जाता है। देखो पूरे इंडिया में सिर्फ लोकनायक जयप्रकाश नारायण को ही कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हमको कहा जाता है। ठीक है, मजाक क्या मैंने। ठीक है, लोकनायक किसे कहा जाता है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन है नेक्स्ट देखिएगा 13 नंबर में, कवितावली के रचनाकार कौन है। ठीक है, देखो अगर आप सभी चाहते हो मैं आप सभी के लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लेकर आऊं जो आप सभी को 2025 के बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है। देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने से नहीं होगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पढ़ना पड़ेगा। अगर ज्यादा अंक देखो 400 का बात आया यहाँ था। देखो मैं आप सभी को वीडियो के भी शुरू में बताया था आप सभी का 400 मार्क्स कैसे आ सकता है। ठीक है, देखो 400 मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात भी है और बड़ी बात नहीं है। ठीक है, देखो जो बच्चा देखो कोई इसका टिप्स एंड ट्रिक नहीं होता है। ठीक है, कोई ट्रिक एंड टिप्स नहीं होता। देखो आप सभी को क्या क्या करना पड़ेगा 400 मार्क्स लाने के लिए। ठीक है, अभी भी आ सकता है, अभी भी अगर आप सभी अच्छे से पढ़ाई कर लोगे तो अभी भी आप सभी का 400 मार्क्स आ सकता है। ठीक है, कैसे आएगा बताऊं। देखो आप सभी को सबसे पहले अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। सुबह आप सभी को करीब 3 बजे उठना पड़ेगा। सुबह में आप सभी के पास 3-4 महीना का समय बचा हुआ है। ठीक है, आप सभी का 17 फरवरी से एग्जाम चालू हो जाएगा। ठीक है, 12th वालों का, और 10th वालों का तो जनवरी में ही एग्जाम चालू हो जाता है। ठीक है, आप सभी का 17 फरवरी से 12th वाले आप सभी का एग्जाम चालू हो जाएगा। आप सभी को याद रखना है। ठीक है, 12th वाले के 12 मतलब 17 तारीख के आसपास से आप सभी का एग्जाम चालू हो जाएगा। ठीक है, आप सभी अभी से आदत लगा लो, जो बच्चे को आदत नहीं है आप सभी सुबह 3 बजे उठो, करीब 5 बजे 6 बजे तक पढ़ाई करो। ठीक है, और क्या पढ़ाई करना है, अगर आप सभी इसमें एक वीडियो चाहते हो तो मैं आप सभी को वीडियो बना दूंगा, मैं किस तरह से पढ़ाई करता हूं और किस तरह से पढ़ाता हूं। ठीक है, ठीक है, मैं आप सभी को वीडियो प्रमोट कर दूंगा। अगर आप सभी चाहते हो तो कमेंट में अपना नाम और रोल नंबर कमेंट कर देना, मैं देखना चाहता हूं। ठीक है, कितने बच्चे चाहते हैं ये बात है। ठीक है, आप सभी याद रखना, एक बात याद रखना, आप सभी सुबह 3 बजे से उठो और 6 बजे तक पढ़ाई करो। ठीक है, देखो उतना बातें नहीं बोलूंगा, सुबह 3 बजे उठो और 6 बजे तक पढ़ाई करो। ठीक है, उसके बाद आप सभी जो क्वेश्चन खास क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन हर एक बार पूछते हैं इस चैनल पर। ठीक है, इस चैनल पर आप सभी को हर एक क्वेश्चन प्रमोट कर दिया गया है, जिनका जो सब्जेक्ट है। ठीक है, आप सभी को 5 सब्जेक्ट रखना पड़ता है, जिनका जो सब्जेक्ट है आप सभी सारे क्वेश्चन को अच्छे से देख लो। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हर एक वीडियो का प्लेलिस्ट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप सभी वहां से जाकर के देख सकते हो। ठीक है, आई होप कि आप सभी मेरी बातें यहाँ तक समझ गए होंगे। समझ गए हो कि नहीं, कमेंट एक और आप वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, चलिए कवितावली के रचनाकार कौन है। ठीक है, क्वेश्चन 13 नंबर में कवितावली के रचनाकार कौन है। मलिक मोहम्मद जैसी, तुलसीदास। देखते हैं नेक्स्ट क्या ऑप्शन है।
नेक्स्ट ऑप्शन है तुलसीदास, चौथा ऑप्शन है उदय प्रकाश। ठीक है, क्वेश्चन है 13 नंबर में कवितावली के रचनाकार कौन है, बताओ 13 का राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, 13 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी तुलसीदास होगा। ठीक है, कवितावली के रचनाकार कौन है, कवितावली के रचनाकार तुलसीदास है। ठीक है, 13 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी तुलसीदास हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है 14 नंबर में, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन है 14 नंबर में भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है, बताओ भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है या फिर कौन सा रस पाया गया है। ठीक है, भूषण की कविता में कौन सा रस पाया गया है। ठीक है, श्रृंगार रस, भक्ति रस, वीर रस या फिर इनमें से कोई भी नहीं, बताओ भूषण की कविता में। ठीक है, भूषण की कविता में वीर रस पाया गया है। ठीक है, यानी कि 14 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी वीर रस। ठीक है, क्वेश्चन है 15 नंबर में भक्तमाल के रचयिता कौन है, बताओ भक्तमाल के रचयिता कौन है, कबीरदास, गुरु नानक, नाभादास या फिर तुलसीदास। ठीक है, भक्तमाल के रचयिता कौन है, यानी कि भक्तमाल को किसने लिखा। ठीक है, 15 का सही उत्तर क्या होगा, 15 का राइट आंसर क्या होगा, 15 का सही यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी नाभादास होगा। ठीक है, भक्तमाल के रचनाकार कौन है, भक्तमाल के रचनाकार नाभादास हैं। ठीक है, 15 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी भक्तमाल के रचनाकार नाभादास। ठीक है, क्वेश्चन है 16 नंबर में पुत्र वियोग शीर्षक कविता किसकी रचना है, बताओ बहुत ही खास क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन बहुत ही खास क्वेश्चन है। ठीक है, पुत्र वियोग शीर्षक पाठ कविता किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद, सुभद्रा कुमारी चौहान, शमशेर बहादुर सिंह, रघुवीर साहब, बताओ सबको मालूम होगा पुत्र वियोग शीर्षक पाठ किसकी रचना है। ठीक है, पुत्र वियोग शीर्षक पाठ किसकी रचना है, सुभद्रा कुमारी चौहान की, यानी कि 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सुभद्रा कुमारी चौहान की हो जाएगी। ठीक है, 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी पुत्र वियोग शीर्षक पाठ किसकी रचना है, सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। ठीक है, क्वेश्चन है 17 नंबर में जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे, बताओ जयशंकर प्रसाद। ठीक है, जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे, छायावाद, प्रयोगवाद या फिर प्रगतिवाद, बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे, मैंने आप सभी को बता दिया है। ठीक है, मैंने आप सभी को बता दिया है 400 अंक लाने का कोई टिप्स एंड ट्रिक नहीं होता है। ठीक है, बस आप सभी को अच्छे तरीके से और मन लगा के पढ़ाई करना पड़ता है। ठीक है, अच्छे से पढ़ लो, मन लगा के पढ़ लो, 400 नंबर पक्का लिखल है। ठीक है, अगर आप सभी का राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे, बताओ क्या आप सभी को मालूम है, 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा छायावाद के। ठीक है, आप सभी को याद रखना है जयशंकर प्रसाद छायावाद के कवि थे। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन क्या है 18 नंबर में, एक मिनट देखिएगा, मैं थोड़ा सा मेरा मुंह दुख गया बोलते बोलते। ठीक है, क्वेश्चन है 18 नंबर में कुली प्रथा किसकी कृति है, बताओ कुली प्रथा किसकी कृति है, ठाकुर लक्ष्मण सिंह, ममता, कालिया या फिर मुल्क राज आनंद या फिर प्रेमचंद्र की, बताओ कुली प्रथा किसकी कृति है, ठाकुर लक्ष्मण सिंह की। ठीक है, आप सभी इनसे पहले ये क्वेश्चन नहीं देखे होंगे लेकिन आज देख लीजिए। ठीक है, कुली प्रथा किसकी कृति है, कुली प्रथा ठाकुर लक्ष्मण सिंह की कृति है। क्या आप सभी को याद हुआ, कुली प्रथा किसकी कृति है, कुली प्रथा ठाकुर लक्ष्मण सिंह की कृति है। ठीक है, मेरे यहाँ इतना गाड़ी घोड़ा चलता है, मेरे द्वार के आगे में इतना गाड़ी घोड़ा चलता है कि आप सभी का कान पक जाएगा सुनते सुनते। ठीक है, इससे बातें छोड़ो। क्वेश्चन 19 नंबर में निम्न में प्रकृति वर्णन से कौन संबंधित कविता है। ठीक है, 12th क्लास के हिंदी में एक ऐसा कविता है जो प्रकृति वर्णन से संबंधित है, कौन सा बताओ, बताओ गाँव का घर, उषा, हार्दिक या फिर साकेत, बताओ 12th क्लास की हिंदी में एक ऐसा कविता है जो प्रकृति से संबंधित है। ठीक है, लेकिन कौन सा, उषा होगा। ठीक है, उषा शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है, आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है उषा शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है। ठीक है, आप सभी बता दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन 20 नंबर में शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था, बताओ शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था, 13 जनवरी 1911 या फिर 23 जनवरी 1911 या फिर 22 अप्रैल 1911 या फिर 13 मार्च 1911। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था। ठीक है, 20 का राइट आंसर क्या होगा, बताओ बिल्कुल आप सभी का सही आंसर ऑप्शन हमारे 13 जनवरी 1911 को। ठीक है, शमशेर बहादुर सिंह का जन्म 13 जनवरी 1911 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा क्या नेक्स्ट, जनजन का चेहरा एक शीर्षक कविता किसकी रचना है, बताओ जनजन का चेहरा एक शीर्षक कविता किसकी रचना है, रघुवीर साय, गजानन माघम मुक्ति बोध, अशोक वाजपेयी या फिर जयशंकर प्रसाद, बताओ जनजन का चेहरा एक शीर्षक कविता किसकी रचना है। ठीक है, 21 का राइट आंसर क्या हुआ, 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी गजानन माघम मुक्ति बोध का। ठीक है, आप सभी को याद रखना है जनजन का चेहरा एक शीर्षक कविता किसकी रचना है, गजानन माघम मुक्ति बोध की रचना है। क्या आप सभी को याद हुआ, क्या आप सभी को याद हुआ कि नहीं। ठीक है, चलिए आप सभी को याद हो गया होगा। ठीक है, यहां तक आप सभी जितने भी क्वेश्चन को देखे हो सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखो चैनल नया है बच्चे आप सभी भड़क भी सकते हो। ठीक है, भड़कना आप सभी को नहीं है, आप सभी को मन लगा के पढ़ाई करना है। ठीक है, क्वेश्चन है लोग भूल गए हैं किसकी रचना है, बताओ लोग भूल गए हैं किसकी रचना है, ज्ञानेंद्र पति, रघुवीर साय, मलय या फिर बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, लोग भूल गए हैं किसकी रचना है। ठीक है, इनको किसने लिखा है, बताओ क्या आप सभी को मालूम है। 22 का राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल आप सभी का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी रघुवीर साय। ठीक है, 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रघुवीर साय हो जाएगा। ठीक है, लोग भूल गए हैं किसकी रचना है,
रघुवीर साय हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन 23 नंबर में दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? बताओ। दिनकर मतलब रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? कुरुक्षेत्र, हुंकार या फिर प्रणभंग या फिर रसवंती। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? प्रणभंग हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है प्रणभंग। क्या आप सभी को याद हुआ? रामधारी सिंह दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? प्रणभंग है। ठीक है, क्वेश्चन 24 नंबर में देखिएगा। क्वेश्चन 24 नंबर में एक मिनट क्वेश्चन है अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है? बताओ। बहुत ही खास क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है? निबंध, भाषण, कहानी या फिर एकांकी। ठीक है, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ जो है जिसमें भगवान शंकर आधा नारी और आधा पुरुष के बारे में बताए हैं, ठीक वही क्वेश्चन के बारे में बोल रहा है। वो जो पाठ है वो क्या है? निबंध है, भाषण है, कहानी या फिर एकांकी। बताओ क्या होगा? बताओ। 24 का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल आप सभी का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए निबंध होगा। ठीक है, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ क्या है? निबंध। एक मिनट। हाँ, ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर निबंध हो जाएगा। ठीक है, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए का निबंध हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है 25 नंबर में उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? पंजाब, अमृतसर। बहुत बच्चे को मालूम है। ठीक है, बहुत बच्चे को मालूम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा अमृतसर। ठीक है, उसने कहा था शीर्षक कहानी में किस शहर का चित्रण है? अमृतसर का। ठीक है, क्वेश्चन है देखिएगा नेक्स्ट क्या है। देखो मुझको थोड़ा सा काम है इसलिए आप सभी को क्वेश्चन जल्दी से जल्दी कवर करा देता हूं। ठीक है, मुझको थोड़ा सा काम है इसलिए। ठीक है, क्वेश्चन 26 नंबर में जयप्रकाश नारायण को, एक मिनट, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन ये बोल रहा है जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? ठीक है, देखो सबसे पहला ऑप्शन है बाउल और दूसरा ऑप्शन है छोटन लाल और तीसरा ऑप्शन है सुल्तान, चौथा ऑप्शन है बबन। ठीक है, क्वेश्चन था 26 नंबर में जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? ठीक है, सबको मालूम है बाउल। ठीक है, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम, ठीक है, जिस समय हम सभी बच्चे होंगे उसी समय का बात है, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम बाउल था। ठीक है, आप सभी को याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन 27 नंबर में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? बताओ। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? 1952 में, 1949, 1962 या फिर 1948। ठीक है, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ मेरे प्यारे बच्चों? 27 का राइट आंसर क्या होगा? 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 1952 में। ठीक है, आप सभी को याद रखना है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1952 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, देखो पेट दर्द कर गया बकते बकते, यहां तक बोलते बोलते मेरा पेट दर्द करने लगा। लगातार बोलता हूं, उसके बाद रिकॉर्डिंग करता हूं, उसके बाद आप सभी को प्रमोट करता हूं वीडियो एडिटिंग करके। ठीक है, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1952 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन है 28 नंबर में तितली उपन्यास किसकी रचना है? बताओ। किन की? यहाँ देखो डबल लिखा गया और तितली उपन्यास। ठीक है, तितली उपन्यास किन की रचना है? ठीक है, ये नहीं होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक से लिखा गया। तितली उपन्यास किन की रचना है? बताओ। रघुवीर साय, विनोद कुमार शुक्ला, जयशंकर प्रसाद या फिर अशोक वाजपेयी। ठीक है, तितली उपन्यास किन की रचना है? क्या आप सभी को मालूम है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा तितली उपन्यास किन की रचना है। ठीक है, बिल्कुल आप सभी का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जयशंकर प्रसाद की। ठीक है, तितली उपन्यास किन की रचना है? तितली उपन्यास जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। ठीक है, तितली उपन्यास जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, यानी कि उनको जयप्रकाश नारायण ने लिखा था। ठीक है, क्वेश्चन 29 नंबर में जायसी ने अपनी आंख की तुलना किससे की है? ठीक है, किससे की है? बहुत बच्चे को मालूम है जायसी ने अपनी आंख की तुलना किससे की है? आकाश, दर्पण, फूलों से या फिर सूर्य से। ठीक है, सबको मालूम है दर्पण से, यानी कि आईना से। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी आंख की तुलना दर्पण से की है। ठीक है, यानी कि 29 का सही उत्तर ऑप्शन भी होगा, मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी आंख की तुलना दर्पण से की है। ठीक है, अब देखें प्यारे बच्चों, आप सभी एक बात सुन लो। ठीक है, हम सभी आज के वीडियो में मात्र 30 क्वेश्चन ही कवर करेंगे। ठीक है, और आप सभी 100% लिखा लो स्टाम्प पेपर पे। आप सभी को 2025 के बोर्ड एग्जाम में करीब इन सभी क्वेश्चन से आप सभी आज के वीडियो में 30 क्वेश्चन को देखे हो। ठीक है, मैं आप सभी को 30 नंबर का क्वेश्चन दिखा देता हूं, आप सभी एक मिनट वेट कीजिएगा। ठीक है, आप सभी को इन सभी क्वेश्चन में करीब 20 क्वेश्चन 100% आप सभी को 2025 का बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप सभी चाहते हो इस तरह का वीडियो लगातार आप सभी तक सबसे पहले पहुंचे तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, मैं ज्यादा उतना बातें नहीं बोलूंगा। ठीक है, क्वेश्चन 30 नंबर में देखिएगा, सबसे लास्ट क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट के पिताजी पेशे से क्या थे? ठीक है, पैसा नहीं मतलब मनी नहीं, पैसे होता है पैसे। बालकृष्ण भट्ट के पिताजी पेशे से क्या थे? सबको मालूम है व्यापारी थे। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट के पिताजी क्या थे? बालकृष्ण भट्ट के पिताजी एक व्यापारी थे। आप सभी को याद रखना है बालकृष्ण भट्ट के पिताजी एक व्यापारी थे। ठीक है, आई होप कि आप सभी को सारा क्वेश्चन याद हो गया होगा मेरे द्वारा बताए गए टिप्स एंड ट्रिक्स है। ठीक है, अगर आप सभी को सारा क्वेश्चन याद हो गया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, अगर आप सभी अभी तक भी अपने दोस्तों के पास शेयर नहीं किए तो आप सभी अपने दोस्तों के पास जल्दी शेयर कर दो। ठीक है, तब तक मिलते हैं हम सभी नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक बाय बाय, टाटा सी यू। ठीक है।